वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से लर्निंग टुगेदर यूट्यूब चैनल में। ठीक है दोस्तों, लर्निंग टुगेदर यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। चलिए, इस वीडियो सीरीज में आज ये ईवीएस का 8वां क्लास है, जहाँ पे हम लोग कवर करने वाले हैं जलीय पारितंत्र। जलीय पारितंत्र का जो दूसरा भाग है, जिसका नाम है संक्रमणकालीन जलीय पारितंत्र। संक्रमणकालीन जलीय पारितंत्र, उसको हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। संक्रमणकालीन पारितंत्र, ठीक है। संक्रमणकालीन पारितंत्र को हम लोग कुछ भागों में बांटकर पढ़ेंगे। 3 भागों में हम इसको डिवाइड करेंगे। पहले को हम लोग पढ़ेंगे ज्वार नदमुख पारितंत्र। थोड़ा सा नाम कठिन है लेकिन इंग्लिश इसकी आसान है। इसको कहते हैं एस्चुअरी सिस्टम। एस्चुअरी इकोसिस्टम पहला टॉपिक हमारा रहेगा। दूसरा टॉपिक रहेगा आर्द्र भूमि पारितंत्र यानी वेटलैंड इकोसिस्टम, और तीसरा रहेगा मैंग्रोव पारितंत्र। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ज्वार नदमुख पारितंत्र और आर्द्र भूमि पारितंत्र के बारे में। ठीक है, शुरू करते हैं। देखिए, ज्वार नदमुख यानी एस्चुअरी किसे कहते हैं? जैसे मान लीजिए ये समुद्र वाला हिस्सा है और कोई नदी यहाँ से आ रही है और ये बिना डेल्टा बनाए हुए सीधे समुद्र में जाकर मिल जाती है, तब एस्चुअरी का निर्माण होता है। अगर नदी कोई डेल्टा नहीं बना रही है, बिना डेल्टा बनाए ये सीधे जाके समुद्र में मिलती है, तो एस्चुअरी का निर्माण होता है। अब एस्चुअरी की खास बात ये होगी कि इसमें नदी और समुद्र दोनों के गुण होंगे, क्योंकि ये नदियों में डायरेक्ट जाके मिल रही है तो नदी का भी गुण होगा और समुद्र का भी गुण होगा। तो जब दोनों का गुण है तो दोनों प्रकार के जीव पाए जाएंगे यहाँ पे। जब दोनों प्रकार के जीव हैं तो यहाँ पे जैव विविधता अधिक होगी, और आपको पता होगा कि जैव विविधता अधिक होने पर वहाँ पे उत्पादकता भी अधिक होती है। ठीक है दोस्तों, एस्चुअरी के अंतर्गत किसको रखा जाता है? देखिए, एक लैगून हुआ, खाड़ी हुआ या पत्तन हुआ, ये भी एस्चुअरी के अंतर्गत ही रखे जाते हैं। कुछ नदियां हैं जैसे माही, तापी, नर्मदा, मांडवी, ये नदियां एस्चुअरी बनाती हैं। तो एस्चुअरी बनाने वाली नदियां कौन कौन सी? माही, तापी, नर्मदा, मांडवी नदियां एस्चुअरी बनाती हैं। अब हम देखेंगे दोस्तों कि एस्चुअरी से आखिर यानी कि ज्वार नदमुख से हमें क्या क्या लाभ होता है। तो चलिए देख लेते हैं ज्वार नदमुख से क्या क्या लाभ है। ठीक है, देखिए, ज्वार नदमुख में एस्चुअरी वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे जैव विविधता अधिक है। ठीक ना, तो वहाँ पे उत्पादकता भी अधिक है और यहाँ पे कच्चे माल की उपलब्धता भी अधिक होती है। जब जैव विविधता अधिक है तो अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, जीव जंतु पाए जाते हैं। इस वजह से प्राकृतिक औषधियों का उत्पादन यहाँ पे अधिक होता है। जीव ज़्यादा हैं तो उच्च जैविक उत्पादकता है। कचरे का नियमन करने में भी ये सहायक है। जीव जंतुओं के लिए वास स्थान है। ये क्या है बस दोस्तों कि जीव जंतुओं के लिए वास स्थान के रूप में एस्चुअरी होती है। दोनों का गुण पाया जाता है तो नई प्रजातियां भी मिलेंगी। बाढ़ और सुनामी से रक्षा होती है। मछलियों का वास होता है। और आजकल जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो सांस्कृतिक और मनोरंजन पर्यटन का केंद्र बन चुका है। प्राकृतिक सौंदर्यता इसकी अच्छी होती है, लोग यहाँ पर देखने आते हैं। ठीक है, तो एस्चुअरी के बारे में, ज्वार नदमुख बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है दोस्तों, सिर्फ इतना ही जानना है आपको। ठीक ना, अब आते हैं हम लोग आर्द्र भूमि पारितंत्र यानी कि वेटलैंड इकोसिस्टम क्या होता है। पहली बात तो हम लोग ये जान लें कि आर्द्र भूमि क्या होती है। देखिए, जब रामसर कन्वेंशन हुआ था, रामसर सम्मेलन हुआ था, तो वहाँ पे आर्द्र भूमि को परिभाषित किया गया। रामसर सम्मेलन में आर्द्र भूमि को किस प्रकार, अभी आगे चल के हम लोग रामसर सम्मेलन पढ़ेंगे। ठीक ना, रामसर सम्मेलन में आर्द्र भूमि को निम्नलिखित रूपों में परिभाषित किया गया कि दलदल, पंक भूमि, पीठ भूमि या जल। ठीक ना, कृत्रिम हो या प्राकृतिक हो, अस्थाई हो या अस्थाई हो, स्थिर जल हो या गतिमान जल हो,
ताज़ा हो, खारा हो और लवण युक्त जल क्षेत्रों को आर्द्र भूमि कहते हैं। तो आप ये जानिएगा कि कम जल क्षेत्रों को हम लोग आर्द्र भूमि के अंतर्गत रखते हैं। ये रामसर कन्वेंशन में आर्द्र भूमि की परिभाषा दी गई है दोस्तों, ठीक ना। क्लियर हुआ। अब हम लोग समझते हैं कि आर्द्र भूमि की और क्या खास बात है। देखिए, इसके अंतर्गत तो पहली बात उन सागरीय क्षेत्रों को भी सम्मिलित कर लेते हैं जिनकी गहराई 6 मीटर से कम होती है। जैसे कोई सागर का क्षेत्र है, अगर उसकी गहराई 6 मीटर से कम है तो इसको भी आर्द्र भूमि कहा जाता है, ठीक है। आर्द्र भूमि को हम लोग दो भागों में बांटेंगे। पहला रहेगा समुद्री या फिर तटीय आर्द्र भूमि, समुद्री या तटीय आर्द्र भूमि। दूसरा रहेगा अंतःस्थलीय आर्द्र भूमि यानी इनलैंड, ठीक ना। अब देखिए, समुद्री या तटीय आर्द्र भूमि की क्या कौन कौन से इसके अंतर्गत आते हैं, कौन कौन से सेक्शन, ठीक ना। देखिए, अगर कोई अस्थाई या छिछला या उथला समुद्री जल है, जैसे खाड़ी हुआ या जल डमरू मध्य हुआ, संधि हुई, तो ये सब आर्द्र भूमि के अंतर्गत आते हैं। समुद्री उपज्वार जलीय बेट, जैसे जब ज्वार आता है तो उस समुद्र का पानी कहाँ तक चढ़ जाता है, उस हिस्से को हम लोग कहते हैं आर्द्र भूमि। कोरल रीफ जहाँ पे पाई जाएगी वो भी आर्द्र भूमि के अंतर्गत आती है। पथरीला समुद्री तट अगर कहीं पे है तो वो भी आर्द्र भूमि के अंतर्गत आता है। बालू, गोटियां व कंकड़ के जो तट होते हैं जहाँ पे पानी की उपलब्धता होती है तो उसे हम आर्द्र भूमि कहते हैं। अभी जो हम लोग पढ़े हैं एस्चुअरी भी आर्द्र भूमि के अंतर्गत है। और लैगून और मैंग्रोव को भी आर्द्र भूमि के अंतर्गत रखते हैं। कौन से आर्द्र भूमि? समुद्री या तटीय आर्द्र भूमि, ठीक है। दूसरा जो इसका सेक्शन है, जो दूसरा भाग है, वो है अंतःस्थलीय आर्द्र भूमि। अंतःस्थलीय आर्द्र भूमि में क्या क्या आता है? झील या तालाब आ जाएगा, डेल्टा आ जाएगा, स्ट्रीम क्रीक आ जाएगी, अनूप या कच्छ आ जाता है, ठीक है दोस्तों। क्लियर हुआ। एक और इसका तीसरा भाग होता है। दूसरे भाग में क्या क्या रहा है? झील, तालाब, डेल्टा, स्ट्रीम और अनूप या कच्छ। अभी अनूप और कच्छ के बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। इसका जो एक और भाग होता है दोस्तों, वो होता है मानव निर्मित आर्द्र भूमि। मानव निर्मित आर्द्र भूमि में कौन कौन सा हिस्सा आएगा? मानव निर्मित आर्द्र भूमि में आ गया आपका एक्वा कल्चर हुआ, तालाब हुआ छोटे टैंक वाले, जो खेती वाली भूमि है जिसको सिंचाई की जाती है, वो नहरें हो गई जो कि वो भी आर्द्र भूमि के क्षेत्र में आती हैं। और अपशिष्ट पानी निवारक, जिससे नगरों का पानी जिस एरिया में जाकर जमा होता है, इसको भी आर्द्र भूमि कहते हैं, ठीक है दोस्तों। क्लियर हुआ यहाँ तक आर्द्र भूमि का सेक्शन। अब देखिए, अभी जो शब्द आया था अनूप या कच्छ, तो अनूप या कच्छ में कुछ अंतर है या फिर दोनों एक ही चीज़ है, इसके बारे में समझते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए, अनूप किसे कहते हैं? अनूप क्या होता है? पहली बात तो अनूप एक ऐसी आर्द्र भूमि है जिसमें वृक्ष भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? वृक्ष भी पाए जाते हैं। ये बहते हुए जल से संबंधित, जहाँ पे जल क्या है? बहता हुआ है, और जहाँ पे वृक्ष पाए जाते हैं उसे अनूप कहते हैं। और ये तो कॉमन सी बात है कि उच्च उत्पादकता, यहाँ पे उत्पादकता अधिक होती है। अनूप को आर्द्र भूमि वन भी कहा जाता है। आर्द्र भूमि वन किसे कहते हैं? अनूप को कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे वृक्ष भी पाए जा रहे हैं। और जब वृक्ष पाए जाएंगे दोस्तों तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया भी यहाँ पे तेज होने की संभावना रहती है, ठीक है दोस्तों। क्लियर हुआ। अब हम देख लेते हैं कच्छ किसे कहते हैं। कच्छ किसे कहते हैं? कच्छ क्या होता है? कच्छ की क्या खास बात है? देखिए, कच्छ में ऐसे तो सामान्यतः वृक्ष नहीं पाए जाते हैं, लेकिन एकाध वृक्ष आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर वो वृक्ष हैं भी, तो जैसे मान लीजिए कोई वृक्ष है और ये कच्छ वाला एरिया है, तो वृक्ष की जो जड़ें होंगी वो पानी के अंदर होंगी पूरी तरह से, और पत्ती और तना पानी के बाहर होते हैं, ठीक ना। और अनूप जो था वो बहते पानी से संबंधित है, लेकिन कच्छ जो होता है वो स्तर जल से संबंधित है, ठीक ना। और यहाँ पे अगर वृक्ष कम पाए जाते, लेकिन फिर भी यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन जो मतलब छोटे छोटे हरे पौधे होते हैं पानी में, वो पाए जाते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तीव्र होती है, ठीक दोस्तों। अभी देख लेते हैं दलदल तथा फेन क्या है। दलदल और फेन में कुछ अंतर है या दोनों एक ही चीज़? बॉग और फेन, ठीक है। तो पहले दलदल देखते हैं। देखिए, दलदल की खास बात है कि दलदल में वृक्ष भी हो सकते हैं या फिर ये वृक्ष विहीन भी हो सकते हैं। जलमग्न मृदा में पाए जाते हैं। ऐसी मिट्टी का वो क्षेत्र जो पानी में डूबा होता है उसे कहते हैं दलदल। और ये अम्लीय प्रकृति के होते हैं। इनका स्वाद कैसा होता हुआ? खट्टा होता है। फेन किसे कहते हैं? देखिए, दलदली क्षेत्र, जैसे मान लीजिए कोई दलदल क्षेत्र है, ठीक ना, उसे जल की प्राप्ति वर्षा से नहीं हो रही, बारिश से नहीं हो रही है, बल्कि भूमिगत जल या फिर नदी का अपवाह क्षेत्र है, वहाँ से प्राप्त होती है, तो उन्हें क्या कहते हैं? फेन कहते हैं।
और सामान्यतः ये अम्लीय प्रकृति के नहीं होते हैं, सामान्यतः ये अम्लीय प्रकृति के नहीं होते हैं। लेकिन दलदल जो होते हैं वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं, लेकिन फेन जो होते हैं वो अम्लीय प्रकृति के नहीं होते हैं दोस्तों, ठीक ना। तो आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए कुछ बातें भी की गई हैं। आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए कौन कौन सी चीज़ें हैं, ठीक ना, कौन कौन से क्षेत्र आर्द्र भूमि के अंतर्गत आते हैं, इसके बारे में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। देखिए, आर्द्र भूमियों पर रामसर सम्मेलन किया गया 1971 में। तो एक क्वेश्चन यहाँ से समझ लीजिएगा कि रामसर सम्मेलन कब हुआ था। तो रामसर सम्मेलन हुआ था 1971 में, और रामसर एक जगह का नाम है जो ईरान में है। कहाँ पे है? ईरान में, कैस्पियन सागर के तट पर ईरान में स्थित है। 1971 में क्या किया गया कि इसी रामसर में आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड के संरक्षण के लिए एक बहुउद्देशीय सम्मेलन हुआ। इसका बहुत सारा उद्देश्य था। रामसर नाम आपको बार बार मिलेगा, तो रामसर सम्मेलन को हम लोग कई जगह पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा, ठीक है। देखिए, रामसर एक ऐसा सम्मेलन हुआ था, समझिएगा, रामसर ही एकमात्र ऐसा सम्मेलन है जो किसी विशेष पारिस्थितिकी तंत्र की वैश्विक वातावरणीय संधि है। किसी विशेष पारिस्थितिकी तंत्र के लिए वैश्विक यानी विश्व की वातावरणीय संधि है। वर्तमान में रामसर में कितनी पार्टीज है? 170 पार्टीज हैं। और ये जो समझौता हुआ था, ये समझौता कब लागू हुआ था? 1975 में इसको लागू कर दिया गया था। रामसर में जो भी डिसीजन लिया गया था वो कब लागू हुआ था? 1975 में लागू हो गया। और भारत, अपना देश भारत इसमें कब शामिल हुआ? 1982 में शामिल हो गया था, ठीक है। तो रामसर में जो देश हैं उनके लिए भी कुछ नियम हैं, कुछ उनके दायित्व हैं, उनको क्या क्या करना होता है, ज़रा देखिएगा। रामसर में जो देश है उनका दायित्व इस प्रकार से है कि आर्द्र भूमियों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की भूमियों में सूचित या नामित करना। जैसे कोई भी देश है, उस देश में जैसे कोई आर्द्र भूमि है, किस क्षेत्र में है, कहाँ पे है, उसको रामसर की सूची में नामित करना होता है। और आर्द्र भूमियों को रिजर्व बनाना है। जहाँ पर भी आर्द्र भूमि का क्षेत्र है उसको रिजर्व कर देना है, वहाँ पे अन्य कोई गतिविधियाँ नहीं हो सकती हैं। और इसको बुद्धिमानीपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना है। ये इस सम्मेलन में सदस्यों का महत्वपूर्ण कार्य रहा है कि यहाँ के लोग क्या करते हैं, जो भी देश इस सम्मेलन में शामिल हैं उनके लिए ये जिम्मेदारियाँ दी गई हैं, ठीक है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है। पहला आर्द्रभूमि दिवस 1997 में मनाया गया। 1971 में सम्मेलन हो रहा है, लेकिन पहला आर्द्रभूमि दिवस 1997 में मनाया गया है। और 2022 के लिए, सन 2022 के लिए इसकी थीम क्या थी, ये इंपॉर्टेंट है। 2022 के लिए इसकी थीम थी वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल्स एंड नेचर। 2022 के लिए थीम थी कि वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल्स एंड नेचर। और साथ ही 2021 की थीम रही है आर्द्र भूमि और जल। और 2020 की थीम थी आर्द्र भूमि और जैव विविधता, ठीक है। ये थीम याद रखिएगा कि 2022 के लिए कौन सी थीम थी, तो वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल्स एंड नेचर, ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया होगा। अब हम देख लेते हैं कि भारत में आर्द्र भूमियों का वितरण किस प्रकार से है। तो देखिए, भारत का जितना भी संपूर्ण क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल के 4.63% भाग पर, संपूर्ण क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत पर? 4.63% भाग पर आर्द्र भूमि है। और सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल कहाँ पे है? केरल में है। सबसे ज़्यादा आर्द्र भूमि का क्षेत्रफल कहाँ पे है? केरल के वेम्बनाड कोल में है। वेम्बनाड कोल में, जो कहाँ पर स्थित है? ये रहा वेम्बनाड कोल, कहाँ पर स्थित है? केरल में स्थित है। और सर्वाधिक आर्द्र भूमि क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो गुजरात है। सर्वाधिक आर्द्र भूमि क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? गुजरात। सब कोई भी आर्द्र भूमि उसका सर्वाधिक बड़ा क्षेत्रफल कहाँ पे है? वेम्बनाड कोल या केरल में। और सर्वाधिक आर्द्र भूमि क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? गुजरात है, ठीक है दोस्तों। 2022 तक भारत में कुल 75 रामसर स्थल हो चुके हैं। कितने? 75 रामसर स्थल केवल आपके भारत में हो चुके हैं सन 2022 तक। और कुल मिला जुला के पूरे विश्व में 2465 रामसर स्थल हैं। कितने? 2465 रामसर स्थल हैं पूरे विश्व में, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं कि रामसर स्थल में भारत का पहला रामसर स्थल कौन सा। चूँकि भारत 1982 में इसमें शामिल हुआ, तो भारत का जो पहला रामसर स्थल इसमें शामिल किया गया था वो था चिल्का झील, जो कि उड़ीसा में है। और केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? राजस्थान में है, ठीक ना।
केवलादेव पक्षी केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य क्या है, राजस्थान में, और चिल्का झील कहाँ पे, उड़ीसा में है। इन दोनों को क्या किया गया, शामिल किया गया पहले वेटलैंड वाले हिस्से में, ठीक ना। और भारत के कुछ रामसर क्षेत्र हैं, 75 तो नहीं है बताएंगे, 75 जो हैं वो अगले वीडियो में, किसी वीडियो में एक साथ रामसर के जितने भी स्थान हैं जिनको 75 को नामित किया गया उनको एक वीडियो की सीरीज में हम देख लेंगे, कुछ हम आपको यहाँ पर बता देंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं मॉन्टेक्स रिकॉर्ड क्या है। मॉन्टेक्स रिकॉर्ड क्या है, ठीक है। देखिए मॉन्टेक्स रिकॉर्ड एक रजिस्टर है, क्या है दोस्तों, एक रजिस्टर है। इस रजिस्टर में ऐसे आर्द्र भूमियों को सूचित किया जाता है जो पारिस्थितिकी संकट से ग्रसित हैं। जहाँ पे पारिस्थितिकी संकट उत्पन्न हो गया है उन आर्द्र भूमियों को इसमें शामिल किया जाता है। जैसे ये संकट मानवीय कारण भी हो सकता है या फिर प्राकृतिक कारण, जैसे पर्यावरण प्रदूषण, मानवीय अतिक्रमण हुआ, और बहुत सारे रीजन हैं, इन सब कारणों से हो सकता है। और ये मॉन्टेक्स रिकॉर्ड जो है ये रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत कार्य करता है, रामसर सम्मेलन के अंतर्गत कार्य करता है। वर्तमान में 2 भारतीय स्थल इस रिकॉर्ड में हैं। वर्तमान में कितने भारतीय स्थल, 2 भारतीय स्थल इस रिकॉर्ड में हैं। एक है पहला केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि राजस्थान में, और दूसरा है लोकटक झील मणिपुर में, ठीक है दोस्तों। ये दोनों इस समय वर्तमान में इस मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में रजिस्टर्ड हैं कि इन दोनों एरिया में पर्यावरणीय संकट उत्पन्न हो चुका है, ठीक है। उसके बाद एक नोट पॉइंट याद रखिएगा कि सब चिल्का झील को 1993 में इस रिकॉर्ड में शामिल किया गया था, लेकिन बाद में 2002 में सरकारी प्रयासों से इसको वहां से हटा दिया गया और 2002 में ही चिल्का झील को रामसर संरक्षण पुरस्कार प्राप्त हुआ, ठीक है दोस्तों। अब ये तो रही कहानी मॉन्टेक्स रिकॉर्ड की, और अब देख लेते हैं कि भारत सरकार इसमें कौन सा प्रयास कर रही है। भारत सरकार के द्वारा क्या प्रयास किया जा रहा है आर्द्र भूमियों के संरक्षण को लेकर के, ठीक है दोस्तों। देखिए सबसे पहली बात कि एक राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है, NWGP, नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम चलाया जा रहा है। अब भारत सरकार द्वारा 1985-86 में राज्यों के साथ मिलकर आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम चलाया गया। राज्यों के साथ मिलाकर यह कार्यक्रम चला था और अभी तक इस कार्यक्रम के तहत 115 आर्द्र भूमियों को चिन्हित किया जा चुका है। इस समय इसका नाम बदल दिया गया है और इसका नाम कर दिया गया है राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण एवं प्रबंधन कार्यक्रम, नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम, यानी कि NWCP कर दिया गया है। और इसमें निम्नलिखित प्रक्रियाओं को शामिल किया जाता है। कौन कौन सी प्रक्रियाओं को शामिल किया जा रहा है? पहली बात तो है आर्द्र भूमि की सुरक्षा। जैसे जो आर्द्र भूमि शेष है उनकी सुरक्षा करना प्राथमिक उद्देश्य है। भारत की बहुत सी आर्द्र भूमियों में 68 आर्द्र भूमि ही केवल संरक्षित है, अभी तक उनको सुरक्षा प्रदान की गई है, ठीक है। दूसरा काम इसमें क्या किया जाता है कि योजना प्रबंधन तथा निगरानी। जैसे जो क्षेत्र आर्द्र भूमि वाले हैं उसमें योजना बनाना और उसकी देखभाल करना, उसकी निगरानी करना, ये इनकी जिम्मेदारी है। और ऐसे में सरकार वहाँ के स्थानीय समुदाय से सहायता लेती है। कौन से समुदाय से? स्थानीय समुदाय, वहाँ के लोकल लोगों से सहायता लेती है। और उसके अलावा सूची तैयार करना। कैसी सूची तैयार करना? कि जैसे भारत में जितने भी आर्द्र भूमियां हैं उन सब की सूची बनाने का एक प्रयास किया जा रहा है। सरकार द्वारा इस क्षेत्र में बहुत तीव्र गति से काम किया जा रहा है कि जितनी भी आर्द्र भूमि है उनकी एक सूची तैयार कीजिए, उनके लिए क्या संरक्षण कार्यक्रम चलाए जा सकते हैं, ठीक ना। और सबसे इम्पोर्टेंट कि विधान या कानून बनाना। जैसे सरकार ने तो बहुत सारे कानून बनाए हैं परंतु कोई विशेष कानून इस क्षेत्र के लिए नहीं बना है। सरकार ने कानून तो बनाए हैं लेकिन कोई विशेष कानून ऐसा नहीं बना है जो इसी क्षेत्र के लिए हो, ठीक है दोस्तों। थोड़ा इसको हम क्लियर करते हैं। ये यहाँ तक हो गया होगा, सरकार ने क्या क्या किया है ये सब तो क्लियर हो गया है, ठीक। अब देखिए
यहाँ पे काम क्या है, विधान या कानून बनाने से सरकार ने कौन सा कानून बनाया, कौन सा कानून नहीं बनाया, ठीक ना। ये जैसे कोई कानून विशेषतः आर्द्र भूमि के लिए कोई भी कानून बनाया नहीं गया है, ये तो क्लियर बात है, ठीक है। और इसलिए सरकार को चाहिए कि इनके संरक्षण के लिए, आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए कोई विशेष कानून का निर्माण किया जा सके और उसको लागू किया जा सके आर्द्र भूमियों के एरिए में, ठीक है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोगों ने कवर किया है कि आर्द्र भूमि क्या है, ठीक ना। ज्वार नदमुख किसे कहते हैं, यानी एस्चुअरी क्या है, एस्चुअरी पारतंत्र की क्या खास बातें हैं, और आर्द्र भूमि पारतंत्र की क्या खास बातें। हाँ, और जैसा कि मैंने कहा था कि मैं आपको बताऊंगा रामसर के कुछ क्षेत्र, तो रामसर के कुछ क्षेत्र देख लेते हैं कि रामसर के नए क्षेत्र कौन कौन से हैं, ठीक है दोस्तों। क्लियर हुआ यहाँ तक, चलिए समझिएगा। एक नया पेज लेते हैं, रामसर के क्षेत्रों को देखते हैं। जैसे देखिए जम्मू और कश्मीर में कौन कौन से रामसर क्षेत्र हैं, पहले हम लोग देखेंगे जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू और कश्मीर में थोड़ा सा इसको हम लोग बड़ा करते हैं, हाँ। जम्मू और कश्मीर में देखिए बूलर झील आपको मिलेगा, पहला है बूलर झील, कौन सा है, बूलर झील, ठीक है दोस्तों। दूसरा आपको मिलेगा, जैसे कि पहला बूलर झील तो हो गया जम्मू कश्मीर में, और एक है, नाम याद रखिएगा, सोमोरीरी, सोमोरीरी झील हो गया, ये जम्मू कश्मीर का एरिया है। जम्मू कश्मीर में ये आर्द्र भूमियाँ हैं, और भी आर्द्र भूमि है जम्मू कश्मीर में, लेकिन सिर्फ हम आपको थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, वो जो पूछा जाता है एग्जाम में, वो बता रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से हिमाचल प्रदेश में हम देख लेते हैं, हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से, एक नाम याद रखिएगा, चंद्रताल। चंद्रताल कहाँ पे है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में है, चंद्रताल आर्द्र भूमि। एक है रेणुका आर्द्र भूमि, ये कहाँ पे, ये भी हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। और रेणुका को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये भारत की सबसे छोटी आर्द्र भूमि है, भारत की सबसे छोटी आर्द्र भूमि कौन सी है, रेणुका आर्द्र भूमि, ठीक है। और इसी तरह से हिमाचल प्रदेश में एक और है पोंग डैम, पोंग डैम आर्द्र भूमि। तो हिमाचल प्रदेश की 3 आर्द्र भूमियों को याद रखिएगा, चंद्रताल, रेणुका और पोंग डैम आर्द्र भूमि, ठीक है दोस्तों। इसी तरह से पंजाब में देख लेते हैं, पंजाब में कौन सी आर्द्र भूमि है, पंजाब की आर्द्र भूमि कौन कौन से, इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक ना। पंजाब में एक याद रखिएगा, हरिके झील, हरिके झील एक आर्द्र भूमि है जो कि पंजाब में है, ठीक ना। एक और याद रखिएगा, रोपड़ झील, कौन सा, रोपड़ झील। ये सब दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप चाहे तो इसको कहीं नोट भी कर लीजिएगा, ठीक है। इसी तरह से केरल में एक आर्द्र भूमि पहले बताया जा चुका है, बेम्बनाड, बेम्बनाड क्या है, भारत की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि कौन सी है, बेम्बनाड, जहाँ कहाँ पे, ये केरल में, ठीक है। इसी तरह से राजस्थान के एरिए में कौन से, राजस्थान के एरिए में है दोस्तों सांभर झील, राजस्थान में कौन सा है, सांभर झील। और इसी तरह से केवला देव राष्ट्रीय उद्यान, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे, राजस्थान के एरिए में है, ठीक है दोस्तों। क्लियर हो गया होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि केवला देव राष्ट्रीय उद्यान जो, इसको अभी पहले पीछे बताया गया है कि ये मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में शामिल है। क्यों शामिल है, क्योंकि यहाँ पे क्या उत्पन्न हो गया, पर्यावरणीय संकट उत्पन्न हो गया है, इसलिए इसको मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में शामिल कर लिया गया है। उड़ीसा में भी है, उड़ीसा में कौन सा है, चिल्का झील, कौन सा है, चिल्का झील। ये भी मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में शामिल तो था, लेकिन 2002 में इसको बाहर कर दिया गया, ठीक है। चिल्का झील हो गया, भीतरकनिका मैंग्रोव हो गया, ठीक है। और उत्तर प्रदेश का याद रखिएगा, यूपी में आपके कौन सा है, तो यूपी में है ऊपरी गंगा नदी, ऊपरी गंगा नदी को हम क्या कहते हैं, इसमें वेटलैंड वाले में एरिया मानते हैं, लेकिन कहाँ से कहाँ तक, केवल ब्रिज घाट से लेकर के नरौरा तक का जो क्षेत्र है वो यूपी का, यहाँ तक का क्षेत्र जो है इसको वेटलैंड के एरिया में रखा गया है, ठीक है दोस्तों। और इसी तरह से एक दो और देख लेते हैं, एक दो जैसे मतलब एक मणिपुर में है लोकटक झील, ये भी बताया गया आपको, लोकटक झील, मणिपुर में लोकटक झील है, ठीक ना। और मणिपुर में जो लोकटक झील है, इसको भी मैं पीछे बता चुका हूँ कि मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में इसको शामिल किया गया है, क्योंकि यहाँ पर भी पर्यावरणीय संकट उत्पन्न हो गया है दोस्तों। तो अभी तक इस वीडियो में एक चीज़ और याद रखिएगा कि भारत की
सबसे छोटी आर्द्रभूमि कौन सी है बता दिया गया, हिमाचल प्रदेश में है रेणुका आर्द्रभूमि, और सबसे बड़ी है कौन सी, केरल की वेम्बनाड आर्द्रभूमि। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ यहाँ तक। अब इसके बाद आगे हम लोग मिलेंगे मैंग्रोव को लेकर के, तब तक के लिए थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस करिए, जो घंटी की तरह होता है बेल आइकन को भी प्रेस करिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।